हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो नीट टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 4 आपके सामने लेकर के आ चुका हूं मैं। और इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके थे। सारी की सारी यूनिट्स को हम यहाँ पे देखते हुए जा रहे हैं कि +1 के कौन कौन चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। फिर हम 12th के अंदर आ गए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के अंदर किए थे। उसी को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन से आने वाले। मैग्नेटिज्म तक हम पहुंचे थे और मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करके आज हम ऑप्टिक्स तक पहुंचने वाले हैं और देखेंगे कि कौन कौन से सर और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 61 आपके पास यहाँ पे है। अ वायर इन फॉर्म ऑफ ए क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का मतलब हो गया कि 1/4 ऑफ सर्कल, जो कि यहाँ पे आपके सामने डायग्राम के अंदर बना हुआ है। अ वायर इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर सर्कल इज प्लेस्ड इन XY प्लेन with its center at the origin as shown if the wire carries current root 2 ampere। तो जो जो गिवन चीजें हैं भाई, गिवन चीजें हैं वो साथ के साथ पहले नोट डाउन करते जाएं कि करंट सर हमारे पास √2 एम्पेयर दे रखा है, सेंटर जो है वो रीजन पे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0.1 टेस्ला की गिवन है और वो जेड एक्सिस के अलोंग है। जेड एक्सिस के अलोंग कैसे है, एक्स और वाई एक्सिस आपके सामने दे रखे हैं। क्रॉस मारने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास अंदर की तरफ जा रही है। जब भी आपको ये पहचानना हो कि सर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है या बाहर की तरफ जा रही है, तो आपको ये पहचानना है कि सामने डॉट बना हुआ है या क्रॉस बना हुआ है। आप लोगों ने बाहुबली का सेकंड पार्ट देखा होगा। बाहुबली के सेकंड पार्ट में जब वो रानी जो है वो तीर मार रही होती है, तो तीर मारते टाइम क्या होता है कि वो ऐसे 3 तीर एक साथ मारना सिखाता है बाहुबली उसको। और 3 तीर जब एक साथ मारता है तो जब आपके पास कैमरा एंगल देखते हैं, कैमरा एंगल जिसको तीर लग रहा होता है, तो जब उसकी तरफ तीर आ रहा होता है तो उसे डॉट दिखाई देता है। और जब कैमरा एंगल बाहुबली की तरफ घुमाता है कि वहां से 3 तीर जा रहे हैं आपके पास, तो वहां से क्रॉस दिखाई देता है। तो ये 3 तीर जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो क्रॉस है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। और ऑब्वियसली जेड एक्सिस में और डॉट होता तो बाहर की तरफ आ रहे होते। तो वो तीर की कहानी से याद रख लेना डॉट और क्रॉस का क्या मतलब है। जिसको दिक्कत आती है, जिसको पता है, उसके लिए तो कहानी जो है वो किसी काम की नहीं है। तो हमें पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितनी वायर के ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो बताओ भाई, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे सर F=BIL। आधे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एंगल ध्यान रखना पड़ता है। एंगल 90 है, एंगल 90 है। साइन थीटा आता था तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला जो है वो BIL ही रहता है। तो बी की वैल्यू डालिए। बी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी, 0.1 टेस्ला। तो 0.1 टेस्ला इधर रखा। आई की वैल्यू आपके पास √2 एम्पेयर, √2 इधर रखा। एल की वैल्यू, लेंथ आपके पास कितनी होगी, तो लेंथ अगर आप देखें तो लेंथ यहां वाली, ये वाली लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना होगा। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी सर, अगर पूरा सर्कल आप देखें तो पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो आपके पास रहती है 2πr। और अगर मैं आधे सर्कल की देखूं तो वो πr रहती है। और अगर मैं क्वार्टर सर्कल की देखूं तो वो सर πr/2 रहती है। तो πr/2 जो है वो आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो πr2 में पाई लिखिए, आर की वैल्यू 2 मीटर गिवन है, 2 लिखिए, नीचे πr/2 इस तरीके से आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, √2π आपस में मल्टीप्लाई होगा और 0.1 को मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻1। और क्योंकि फोर्स है तो यूनिट लग जाएगी आपके पास न्यूटन। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपके पास निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 से मैच करेगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया है, फिजिकल टू BIL लगाया है। कुछ बच्चों ने तो फॉर्मूला देखते, वैल्यूज देखते ही इसको 5 से 6 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया होगा। नीट में आपको 1 मिनट मिलेगा, तो 1 मिनट के अंदर तो इसका पोस्टमार्टम करके आप रिपोर्ट वापस कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आपके पास कह रहा है अ वेरी लॉन्ग वायर ABD MNDS। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे है, उसके बाद MNDC। इस तरीके से वायर को घुमा करके आगे की तरफ ले गया है वो। आपको बोला गया है कि जो करंट है वो इसके अंदर आई फ्लो कर रहा है। AB और DC पार्ट आर स्ट्रेट। ये AB रहा और ये DC पार्ट रहा, ये स्ट्रेट है आपके पास। एंड DMND ऑफ रेडियस है, DMND जो है वो सर्कुलर टर्न है आपके पास, वायर की वजह से बनाया गया है। AB और BC पार्ट टेंजेंशियल है और सर्कुलर टर्न N और D पे है। मतलब डायग्राम के बारे में आपको डिटेल दे दी गई है पूरी, की इस तरीके से वायर जो है
वो आपके पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और ये जो सेंटर पॉइंट है कॉइल के बीच में, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों की वजह से कितनी होगी वो बतानी है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताना हो तो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी आती है, एक सर्कल की वजह से कितनी आती है, वो सारी चीजें हमें पता रहती है। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि इस ए बी वायर की वजह से, इस ए बी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास रहेगी, तो उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने बैठे हो तो म्यू नॉट अपॉन ये निकलता है 4 पाई आर, और जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो वो निकलता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इस तरीके का जनरल फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट है तो सेमी इनफाइनाइट में एक एंगल जो है वो पाई बाय 2 हो जाता है और दूसरा एंगल जो है वो 0 हो जाता है। जब मैं ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, अब इसके सिर पे मैंने तीर मार दिया तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो डायरेक्शन जो है इस पे ऐसे थंब रखते हैं राइट हैंड थंब रूल से, और अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ जाना सर ये क्रॉस होगा। तो ए बी की वजह से जो आपके पास सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगी वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगी, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप एक्स वाई और जेड एक्सिस में देख ले तो उसको मैं माइनस के कैप रख लेता हूं कि अंदर की तरफ बोर्ड की तरफ, बोर्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो माइनस के कैप में होगी, और जो आपकी तरफ बाहर की तरफ आ रही है यानी कि जो डॉट आ रहा है, डॉट अगर होती तो उसको मैं प्लस के रख लूंगा। तो बी ए बी जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर में आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, जो भी इसके पास रहेगा आर रेडियस इसी का आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए भी आर ही आ जाएगा, और साइन 90 यहां पे आप ले लोगे और डायरेक्शन लग जाएगी माइनस की कैप। तो ये तो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से। अब सिमिलरली अगर आप दूसरे के लिए देखें, दूसरे के लिए किसके लिए सर, दूसरी स्ट्रेट लाइन की वजह से, तो वो भी सेमी इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट है तो सेम ही होगा। डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन जैसे ही आप थंब रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और जो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ द कॉइल इससे बाहर की तरफ को आ रही है, यानी कि डॉट आपके पास यहां पे निकल कर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड बी और सी की वजह से जो करंट एलिमेंट है, और डॉट का मतलब हो गया कि इसको प्लस के कैप रखा जाएगा और मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास सेम रहेगा। तो बी डीसी जब आप लिखेंगे तो वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर साइन 90 अगेन यहाँ पे रहने वाला है, और आपके पास यहाँ पे प्लस के कैप डायरेक्शन निकल करके आएगी। अब प्लस के कैप डायरेक्शन है, दूसरे की माइनस के कैप है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब भी आप इन दोनों को ऐड करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाली है। यानी कि ये वाली वायर बेचारी ए और बी जो है और बी और सी जो है, ये दोनों की कंट्रीब्यूशन जो है वो नलीफाई करने वाला है आपके पास जब आप सेंटर ऑफ द कॉइल पे देखोगे। तो बेचारा जो सर्कल बना रहा है वायर, उसकी वजह से अकेली कितनी कंट्रीब्यूशन रह जाती है, सिर्फ वही एक लौता आपके पास अगर आंसर निकल कर आएगा। तो हम ये भी देख लेते हैं सर कि मैग्नेटिक फील्ड अब ड्यू टू सर्कल जो है आपके पास वो एम एन कह लेता हूं या फिर इसको सर्कल कह लेता हूं, वो कितना निकल कर आने वाला है, तो वो निकल कर आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही फॉर्मूला रहता है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो एक लौता आपके पास जो आंसर बच के आता है वो निकल कर आता है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि बाकी का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, एक प्लस के में जा रहा है एक माइनस के में जा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। ध्यान से देखिए और समझिए इसे, क्लियर है। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, जरूरी है ऐसी ही डायग्राम आए, आप लोगों को याद होगा इस तरीके की भी डायग्राम पूछ सकते हैं। इधर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, इधर से आई करंट जा रहा है, इधर से आई करंट जा रहा है, इधर से आई करंट जा रहा है, तो बच्चे इसे सॉल्व कैसे करते थे कि इन दोनों वायर्स की वजह से तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इफेक्ट इसकी वजह से आता तो वो अलोंग द पॉइंट आ रहा है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, और यहाँ पे सेमी सर्कल आर्क की वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है, बस उतना सा एक्सप्रेशन जो है वो आपका आंसर बन जाता है। और भी बहुत सारे तरीके कॉम्बिनेशन आपको वायर्स के दिए जा सकते हैं, वायर्स के अंदर हो सकता है वो आपको पहले भी जैसे मैंने कहा कि सेमी इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट की बात करें, चाहे आपके पास सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल की बात करें, या फिर उसमें भी कोई एक स्पेसिफिक केस दे दे, तो जनरली केस हम जो पढ़ते थे वो आर्क के लिए पढ़ते थे, तो आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रख लेना, फिर उसमें थीटा की वैल्यू चाहे आपको सेमी सर्कल दे, क्वार्टर सर्कल दे, 3/4 सर्कल दे, उसके हिसाब से पुट कर दे और आंसर निकाल लें। क्लियर है?
तो मैग्नेटिक फील्ड के भाई सारे केस जब आपको आते होंगे तो कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आपको कह रहा है, अ वायर कैरीज करंट ऑफ 1 एम्पियर एज शोन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट पॉइंट पी। अब आप बोलेंगे सर आपने बताया कि सेमी इनफिनाइट, आपने बताया इनफिनाइट, ये वाला केस पहचानिए। ये वाला केस आप पहचानेंगे कि एक साइड जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब ये सेमी इनफिनाइट वाला केस है। और सेमी इनफिनाइट वाला केस कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है भाई। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला रहता है सर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, और I आपके साथ इधर मल्टीप्लाई होता है और इधर लिखा जाता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या रहता है? साइन अल्फा जो है वो आपके पास ये वाला एंगल बनता जो कि इनफाइनाइट होने की वजह से जो वो 90 चला जाता है, और साइन बीटा जो वो नीचे वाला एंगल जो कि 37 डिग्री आपको गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होता है, ये हमें पता रहता है, तो इसकी वैल्यू को तो एज इट इज रखना है। रही बात है डी की, तो डी ये वाला डिस्टेंस रहता है दोस्तों, यहां से लेकर के पी पॉइंट तक ये वाला डिस्टेंस डी रहता है। तो अगर इस डी डिस्टेंस को आप निकालना चाहो तो डी डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। ट्राइंगल बना हुआ है, एंगल गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। तो 5 सेंटीमीटर अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज है 37 डिग्री है, साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5। तो कॉस 37 है, डी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। रॉकेट साइंस नहीं है भाई, 4 सेंटीमीटर निकालना इजी काम है। ट्राइंगल आपके पास गिवन है, थीटा आपके पास गिवन है। चलिए आगे चलते हैं। आई की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। लो बताओ, तुम मुझसे कैलकुलेशन करवा ही नहीं रहा है, 1 मल्टीप्लाई कर लो, वही सेम चीज रहने वाली है। तो बी की वैल्यू जो निकल कर आएगी, आजा मेरे बी की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 10 की पावर -7। आई की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, मीटर में पुट करेंगे। एम्पेयर दे रखा है, एसआई यूनिट में आंसर निकाल रहे हैं, टेस्ला दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की डिमांड भी वैसी की वैसी ही है। तो डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर लिख लो या फिर 0.04 लिख लो, एक ही बात है। इनटू यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में, साइन अल्फा तो साइन 90 हो जाएगा और दूसरा साइन बीटा जो है वो साइन 37 हो जाएगा। तो यही सारी वैल्यूज आएंगी, क्वेश्चन से जो एक्सट्रैक्ट करके फॉर्मूला में पुट करनी है। अब इसके बाद कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना, और कुछ नहीं है। बी की वैल्यू 10 की पावर -7, नीचे इसको मैं लिख लेता हूं 4 इंटू 10 की पावर -2 ताकि थोड़ा सा डिसेंट लगे देखने में ये, और यहां पे बन जाएगा 1 प्लस, और साइन 37 आपके पास निकल कर आता है जैसे मैंने अभी आपको बताया 3/5। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब 1 प्लस 3/5, 3/5 जो है आपके पास वो 0.6 होता है, और 1 प्लस 0.6 जो है वो 1.6 बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, 4 इंटू 10 की पावर -2, और इधर बन जाएगा 1.6, यही होगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 10 की पावर -2 जो है वो ऊपर कटेगा तो 10 की पावर -5 बन जाएगा। 4 को इससे कैंसिल करूंगा तो 4 4 जो 16 होते हैं, यहाँ पे ये 0.4 बन जाएगा। तो 0.4 इंटू 10 की पावर 5 लिख लो, 0.4 इंटू 10 की पावर -5 लिख लो, या फिर 4 इंटू आ रहा है स्क्रीन में, बढ़िया, 0.4 इंटू 10 की पावर -5 लिख लो, या फिर इसे लिख लो 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। एक ही बात है, एक ही बात है, तो एक ही बात है, तो भाई उसके बाद तो ऑप्शन देखना है और उस एक बात को 2 बात बनाना है और आंसर निकालना है। क्लियर है? चलते हैं आगे। वैल्यू डाली है, फॉर्मूला जनरल याद रखना है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में जाकर के अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर ये कीड़ा काटता है कि सर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था, तो आप तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, फिर आप जाकर के बोर्ड की तैयारी कीजिए, आप जाकर के बीएससी कीजिए, आप जाकर कोई भी और कोर्स कीजिए, लेकिन एमबीबीएस छोड़िए, नीट का पेपर मत दीजिए अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रह रहे हैं। तो नीट की प्रिपरेशन में जो क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आती है, तो ये प्री रिक्वायर्ड चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो सीखा जाता है नीट की प्रिपरेशन के अंदर। फॉर्मूला क्या है वो नहीं सीखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखें ताकि आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सके। ठीक है,
बोर्ड लेवल की तैयारी से नीट का पेपर क्लियर नहीं होता है, तो फॉर्मूले तो आपको पहले से ही पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 आपको कह रहा है स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड कैरिंग करंट 1 एम्पेयर इज सस्पेंडेड मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड 4.9 टेस्ला, द मास ऑफ द वायर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के ये पता लग रहा है कि मास अगर आपके पास दे रखा है और बाकी जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितनी महसूस होने वाली है वो काउंटर अगर कर रहा है, तो मास की वजह से फोर्स लगने वाली है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो कि mg होती है। और अगर आपको काउंटर करना है मैग्नेटिक फोर्स को, तो उसका फॉर्मूला होता है BIL। BIL फोर्स इज इक्वल टू BIL। m की वैल्यू निकालनी है, g की वैल्यू 9.8 देते हैं। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अंदर 10 या 9.8 तो लिखा ही नहीं है, तो आप 9.8 क्यों उठा रहे हो, 10 उठाओ ना, ज्यादा इजी है भाई। 4.9 टेस्ला दे रखा है, मुझे पता है 9.8 लेने से 4.9 से डायरेक्ट वो कटेगा और मेरे पास एक बढ़िया इंटीजर मिलेगा जिसकी वजह से आंसर सामने दिखने लग पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में डाटा कैसा दिया है। तो बी की वैल्यू जो 4.9 रखेंगे। आई की वैल्यू आपके पास, आई कहां चले गया, 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर रखी जाएगी और जो लेंथ है वो 5 मीटर एज इट। तो 4.9 से 9.8 काटेंगे तो 2 रहेगा। मास इज इक्वल टू 5 बचा इस साइड, डिवाइड होगा 2, 2.5 किलोग्राम। तो सिंपली कंपेयर करवाना था, कोई भी फोर्स जो है वो आपके पास इक्वेट होती है BIL के इक्वल, तो वहां से अननोन वैल्यूज को निकाला जा सकता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स थी और अननोन वैल्यूज में मास पूछा गया था, तो सिंपल इक्वेट करवा करके आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास आंसर आ जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपको कह रहा है कि अ स्मॉल bar magnet is placed at the origin of a coordinate system such that its magnetic moment is along the x-axis. What is the direction of magnetic field due to bar magnet at a point minus 10 centimeter and 0? तो भाई पढ़ने में तो आपको लग सकता है कि सर बहुत डेंजरस सी यहाँ पे लाइनें लिखी हुई हैं, बातें लिखी हुई हैं, और ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में भी डायरेक्ट डायरेक्शन पूछी हुई है। तो अब आप बोलोगे सर क्या आप भी आप हम रूल लगा करके काम खत्म करोगे? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी हुई है वो सही बात है, लेकिन ड्यू टू बार मैग्नेट पूछी हुई है। ड्यू टू बार मैग्नेट का मतलब है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उस चैप्टर का टॉपिक है तुम्हारे पास। और वहां के लिए पहले तो डायग्राम जो तैयारी वैसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर देखते हैं जहां पे दिक्कत आएगी। तो हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम एक बार मैग्नेट बना लेते हैं। तो बार मैग्नेट के लिए वही एक साइड लाल और एक साइड नीली, इस तरीके का एक बार मैग्नेट आपके पास बन जाए। और क्या कहा है इसमें, सच दैट इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भाई मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। सेम आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के साथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रहती है और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इससे रिवर्स यानी कि साउथ टू नॉर्थ रहती है। तो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही तो है, नेगेटिव एक्स एक्सिस तो उस साइड है। और आपको बोला गया एक किसी पॉइंट पे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, देखो इसे -10 सेंटीमीटर, तो मान लेता हूं इधर कहीं पे -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर और 0 आपके पास दे रखे हैं। तो इन दोनों को यहां पे ड्रॉ करें, -10 सेंटीमीटर एंड 0। और पूछा गया कि इस पॉइंट को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट कैसी डायरेक्शन में दिखाई देगी। यहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को यह देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से एक्सिस में है, क्या वो प्लस एक्स में है, प्लस वाई में, माइनस एक्स में, माइनस वाई में। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ड्रॉ करूं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की बनेगी कि नॉर्थ से आ रही होंगी, साउथ में जा रही होंगी, नॉर्थ से आ रही होंगी, साउथ में जा रही होंगी, इंडिविजुअल कोई होगी तो नॉर्थ से निकल रही होगी। जब आप यहां पे डायरेक्शन बनाओगे तो इस तरीके की बनेगी,
नॉर्थ से निकल रही होगी, नॉर्थ से निकल रही होगी, नॉर्थ से निकल रही होगी, और साउथ को जब अप्रोच करवाएंगे तो साउथ के अंदर तो एंट्री मार रही है, वो तो इंडिविजुअल भी एंटर मार रही है, तो साउथ के अंदर अप्रोच कर रही होगी, इस तरीके से अप्रोच कर रही होगी। तो अगर आप 10 सेंटीमीटर को देखेंगे भाई तेरी डायरेक्शन कौन सी, तो बोलेगा चल मेरे साथ चल, साथ साथ चल, और साथ साथ चल के जा रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो जो आपको -10 सेंटीमीटर और 0 से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखने वाली है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद, वो आपके पास यहां पे निकल कर आएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सेकंड ऑप्शन टिक करना और आगे बढ़ना। क्लियर है? तो आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर अगर कोई भी कंसेप्चुअल सवाल के अंदर बचाता है जैसे इस तरीके का, तो डायग्राम बनाओ भाई, डायरेक्शन बनाओ मैग्नेटिक फील्ड की और चिल रहो, आराम से देखो कि ऑब्जर्वर कहां पे है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको कहां पे दिखाई देने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए, दीदार कर लीजिए भाई इसके। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपको कह रहा है सिंगल सर्कुलर लूप ऑफ लेंथ L carrying current I has magnetic moment M. It is now bent to form a circular coil carrying N turns with same current. What is the magnetic moment of new coil? इस तरीके का क्वेश्चन देखो, एक दो बार पूछा गया है नीट में, आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जब भी आपको किसी कॉइल के लिए गिवन हो और वो कैपिटल एम है, जैसे कि यहाँ पे पहली लाइन में के अंदर यही डाटा गिवन है, और आपको बोला जाए कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि उसको एक सर्कुलर कॉइल के अंदर बेंड कर रहा हूं और एन टर्न्स बना रहा हूं। तो पहले आपके पास जो था लूप था, लूप का मतलब होता है सर एक सिंगल सर्कल, और जब आपके पास बोला जाता है कॉइल, तो कॉइल का मतलब होता है कि सर अब सर्कल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है हम बढ़ा दे रहे हैं, तो वो एक कॉइल हमें दिखने लग जाती है। अब जब उसी एल लेंथ को पहले लूप बनाया था और मैग्नेटिक मूवमेंट एम था, और उसी एल लेंथ को कॉइल बना रहे हैं और एन टर्न्स अगर उसके अंदर लेकर के जा रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वैल्यू उतने ही टाइम्स कम हो जाती है। और इसका रीजन क्या रहता है, क्योंकि लेंथ आपके पास जो है वो एन टाइम्स में डिवाइड हो जाती है और मैग्नेटिक मूवमेंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा होता है जब हम उसके फॉर्मूला को ओपन करके लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा वो एन टाइम्स कम बनेगा, जितने भी एन टर्न्स आपने ली होगी उस कॉइल उस लूप को कॉइल बनाने के लिए। तो जब आपके पास वो बेचारा लूप था तो कैपिटल एम उसका मैग्नेटिक मूवमेंट था, जैसे ही वो कॉइल बना एन टर्न्स लगी तो वो 1/n हो गया, और आंसर जो आपके पास निकल कर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन निकल कर आएगा। तो इसको आप डाटा बेस्ड क्वेश्चन समझ लें या फिर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन समझ लें, लेकिन गलत ना करें भाई। एनएम पे शक जा सकता है, एम अपॉन एम स्क्वायर पे शक जा सकता है, लेकिन अपना कंसेप्ट का फंडा क्लियर है ना कि वो सामने जो लेंथ है जिसको बेंड करके पहले कॉइल बनाया था और अब पहले आपके पास लूप बनाया था और अब जिसको कॉइल बना रहा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और लेंथ जिस हिसाब से डिवाइड हो रही है मैग्नेटिक मूवमेंट भी उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा जब आप कॉइल के अंदर देखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है सर्कुलर कॉइल इज एक्सपेंडेड रेडियली इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and no electromotive force is produced in the coil. Which of the following may be correct? Magnetic field is inversely proportional to the, आपके पास रेडियल डिस्टेंस में कह लो, रेडियल डिस्टेंस कह लो, और उसका भी स्क्वायर, बल्कि क्योंकि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है वो आपको पता है। अब किसी बंदे ने कह दिया कि ठीक है सर्कुलर कॉइल है, आपको तो सेंटर पे भी फॉर्मूला पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r रहता है, वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही रह जाता है, तो b ईदर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और 1/r। और जब हम बातें करने लग जाते हैं कि सर क्या होगा कि उसको रेडियली एक्सपैंड किया जाए, तो भाई रेडियली अगर एक्सपैंड करोगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कम ही होने वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला, और वो है सेकंड ऑप्शन। तो उसको टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, देख लीजिए यहां पे, तो बी कैन बी इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर ऑफ आर। दोनों के अंदर ये पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये है आपके पास कि अगर रेडियल डिस्टेंस जो है वो एक्सपैंड होगा, इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होने वाली है।
तो फंडे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। An alpha particle moves on a straight line path from A to B as shown in figure. What will be the direction of induced current in the coil kept adjacent to the path of alpha particle and in the same place? कहने की बात यह है कि आपके पास अल्फा पार्टिकल यहां पे फ्लो कर रहा है और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, करंट की डायरेक्शन भी यही होगी, चलो वो सब अच्छी बातें हैं। हमें पता है कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड होती है, और उसी के बहुत सारे केसेस देखने के बाद हमें यह पता लग गया कि अगर मैं एक करंट कैरिंग वायर के साथ एक कोई क्लोज सर्किट रख दूंगा, क्लोज वायर रख दूंगा, तो उसके अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाएगा, यानी करंट चेंजिंग करंट से ही करंट इंड्यूस होने वाला। बेसिक फंडा था ही ईएमआई का ये, ताकि हम ये सीख सकें। पहले हमारे पास क्या बातें होती थी कि सर मेरे पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो चार्ज चलने लग गया तो करंट है। अब इतनी बातें तो हमें पता थी। अब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, लेकिन आपका तीसरा चौथा चैप्टर क्या कहने लग जाता है? तीसरा चौथा चैप्टर कहने लग जाता है सर मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। तो आप सोचते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, फिर आप बोलते हो वो कैसे होता है, फिर आप पढ़ते हो कि करंट कैरिंग वायर के पास ना अगर हम एक वो क्या कहते हैं उसे कंपस निडल लेकर के जाए तो वो डिफ्लेक्ट करने लगती। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है तो जो बार मैग्नेट है जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे भी हम करंट पैदा करवा सकते हैं। वैसे वर्षा ही है, नेचर लव सिमेट्री भाई। अगर आपके पास वही बात है जैसी हमने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर देखी थी, जो डी ब्रोगली बहस करना चाह रहा था कि आपके पास जब पार्टिकल नेचर होते हुए उसके पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों हो सकते हैं। फोटोन की बात हम कर रहे हैं कि पहले फोटोन का वेव नेचर था वो कंफर्म था, आइंस्टाइन भाई ने बोला कि नहीं पार्टिकल नेचर भी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है। तो डी ब्रोगली सीधे आए उठ करके और उन्होंने बोले ठीक है, तुमने ये कहा फोटोन को जिसका वेव नेचर था कि उसका पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, तो मैं ये कहूंगा इलेक्ट्रॉन को कि जिसका पार्टिकल नेचर है तेरा भी वेव नेचर हो सकता है। और लोग कहने लगे कि ऐसे कैसे कह दिया? तो उन्होंने कहा, आइंस्टाइन ने भी तो कहा पहले मेरे पास फोटोन वेव था, आइंस्टाइन ने बोला पार्टिकल है, तो लोगों ने कहा पार्टिकल तो ही बताया ना, क्योंकि उसने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, इक्वेशन दी, कंसेप्ट बताया, तू किस बेस पे कह रहा है? तो उसने बोला नेचर लव सिमेट्री। तो नेचर को अगर सिमेट्री पसंद है तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिकल ही है, पार्टिकल नेचर ही दिखाता है, वो भी वेव नेचर दिखाता होगा, वो भी डुअल नेचर दिखाता होगा। तो लोगों ने बोला कि भाई ये क्या सीन चल रहा है। आइंस्टाइन के पास भेजा गया, उस टाइम पे वो पीएचडी कर रहे थे और डी ब्रोगली, और आइंस्टाइन ने बोला कि ठीक है भाई जाने दो, अभी जो कह रहा है वो जाने दो, क्योंकि खुद उसने प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज किया था, क्यों किया था वो भी उन्हें पता नहीं था। तो जब उसकी पीएचडी के अंदर थीसिस पास हो गया तो उसके 5-6 साल बाद डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट होता है जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंफर्म करता है, और वहां से उसकी बात प्रूव होगी। तो भाई जी ने जो कहा था कि नेचर लव सिमेट्री वो सही हो गया। सेम बातें यहाँ पे तो हो रही है। यहाँ पे क्या बातें हो रही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वही इलेक्ट्रिक चार्ज जब दौड़ने लग जाता है तो करंट आता है। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट पैदा किया जा सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट पैदा किया जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन को इतना डेंजरस बना दिया कि अब चेंजिंग करंट की वजह से ही करंट को इंड्यूस कर दिया जा रहा है, तो करंट से ही करंट बना दिया जा रहा है, क्योंकि चेंजिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस, इंड्यूस करंट आ गया। मैग्नेटिक करंट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब उस करंट को चेंज करेंगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स बनेगा तो करंट इंड्यूस होगा। यहाँ पे वही बात है। तो आपके पास ए से बी जो करंट जा रहा है अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन वही है, तो इस कॉइल के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है? हम लेंस लॉ का यूज करते हैं। लेंस लॉ आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस्ड होने की वजह से होता क्या है कि इसका टॉक्सिक सा नेचर जो है वो बाहर निकल कर आता है।
जैसे आपके पास अप्रोच किया जाता है करंट की इंक्रीजिंग डायरेक्शन को, तो लूप के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस्ड होता है इन सच अ वे दैट इट विल अपोज इट, यानी कि जब वो पास आने लगेगा तो वो उसे दूर करेगा, और जब दूर जाने लगेगा तो उसे पास बुला लेगा। बिल्कुल टॉक्सिक नेचर। जैसे कोई मेरे पास आएगा तो बोलेगा नहीं नहीं भाई दूर हो जा, क्यों आ रहा पास, तो जब वो दूर जाने लगेगा वो लोग कहां जा रहा है, इधर तो सेम उस तरीके की बात है। तो जब ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो इसको पता है कि करंट अप्रोच कर रहा है, तो जब करंट अप्रोच कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या बन रही होगी, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब क्या हो गया सर, क्रॉस। क्रॉस इस तरीके से जब इधर से जा रहा होगा, तो जब क्रॉस बनेगी और इसमें खुद को अगर क्रॉस बनाना हो तो मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी रखनी पड़ेगी, ऐसे क्रॉस। तो यानी कि करंट इसमें फ्लो करने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। कब, जब यहां से अल्फा पार्टिकल चल करके इसके पास आना शुरू करेगा। क्यों होगा सर ऐसा, क्योंकि हम यहां पे देखेंगे कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस बन रही है, और जब ये अपनी तरफ इसको अप्रोच करवाना चाहेगा तो वो वहां पे सेम पोल जनरेट करेगा ताकि रिपल्शन हो, और पास आने लगेगा दूर भगाएगा। तो रिपल्शन के लिए इसकी वजह से तो इसके सेंटर पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अपनी वजह से भी वो सेंटर पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ताकि सेम डायरेक्शन यहां पे लगे और रिपल्शन हो जाए। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब उसको सेंटर में अपनी वजह से क्रॉस चाहिए तो करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा ताकि रिपल्शन यहां पे हो जाए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले वो घुमाएगा, और उसके बाद जैसे ही अल्फा पार्टिकल जो है इससे दूर जाने लगेगा कि ठीक है भाई तो रिपल्शन नहीं करना चाहता तो मैं चला जाता हूं उधर से, तो वो जाने लगेगा, लेकिन जाते वक्त अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पे अंदर की तरफ ही है। तो अब ये बोलेगा नहीं भाई आ जा, और बुलाने के लिए क्या करेगा कि अगर तू क्रॉस दे रहा है तो मैं डॉट मैग्नेटिक फील्ड देता हूं ताकि तू मेरे पास आ जाए। और डॉट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बनाने के लिए लूप को जो करंट की डायरेक्शन चाहिए अब वो अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए होगी, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब आप डायरेक्शन लोगे तो डॉट चाहिए, तो डॉट बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बाहर की तरफ के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना पड़ेगा, और सेंटर पे जो है वो डॉट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से क्रॉस आई थी ताकि अट्रैक्शन हो, और जो भाग के जा रहा है अल्फा पार्टिकल अब यहाँ पे उसको बुलाया जाए वहां पे। तो लेंस लॉ जो है वो बिल्कुल टॉक्सिक नेचर का होता है। जब आपके पास इंक्रीज होता है करंट तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, जब डिक्रीज होता है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वो डॉट बना लेगा और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा फर्दर जब अल्फा पार्टिकल दूर जाने लगेगा, तो देन एंटी क्लॉकवाइज है। तो ईएमआई जो है बिल्कुल कंसेप्चुअल रहता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे करंट के थ्रू करंट की डायरेक्शन पूछी गई है, अदरवाइज करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट की डायरेक्शन पूछता है। इन्हीं सब में भी बच्चे फंस जाते हैं। तो ये तो जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन ये है कि आपके दिमाग के अंदर जो है अब ये बस गया होगा कि सर कैसे कैलकुलेट करते हैं और लेंस लॉ का यूज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी उल्टा करोगे, पहला ऑप्शन दे रखा है, नीट में भी ऐसा ही होता है, एक स्टेप गलत किया, पहला ही ऑप्शन सजा के रखा है कि ठीक है टिक तो करो एक बार, टिक करते ही -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से करिएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपको कह रहा है मेटल डिस्क ऑफ रेडियस r इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B as shown in the figure. The induced EMF across P and Q is given by. इंड्यूस्ड ईएमएफ जब आप निकालते हैं खासकर इन जैसे क्वेश्चंस के लिए तो सबको पता रहता है कि ई की वैल्यू जो है वो 1/2 वी ओमेगा आर स्क्वायर निकल करके आती है। ये फॉर्मूला जो है वो जनरल रहता है और सबके पास आंसर होता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अक्रॉस पॉइंट पी एंड क्यू पूछा गया है। तो जब आपको अक्रॉस पॉइंट पी एंड क्यू पूछा गया है तो इसका मतलब वो चाहता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके दो, और पोटेंशियल डिफरेंस जब आप निकाल के दोगे तो आप बोलोगे सर ईपी माइनस ईक्यू पूछा है, कौन सी बड़ी बात कह दी। लेकिन भाई बात पता है क्या है कि ईपी पे भी ये 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर है और EQ पे भी ये 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर है। तो जब दोनों जगह पे इसकी वैल्यू सेम है तो जो डिफरेंस है वो 0 निकल करके आता है। तो कई बार बच्चों को लगता है कि सर 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, लेकिन भाई पी एंड क्यू के बीच में पूछा था। अगर किसी एक पॉइंट पे पूछा होता तब तुम सीधा यही आंसर देते, किसी दो पॉइंट पे पूछा यानी कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा,
तो डिफरेंस जो है वो सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से जीरो निकल करके आ जाता है। तो जीरो को टिक करना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। चले आगे। कभी कभी 4 नंबर लेने के लिए जीरो को भी टिक करना पड़ता है भाई। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, 70 इसको लग रहा है कि तुम कर लोगे तो पहले स्किप कर देगा खुद ही। The following figure shows the variation of current I in the coil with time t. The corresponding variation of induced EMF कितना होगा वो आपको बताना है। तो जिनके दिमाग में तो भाई EMF का फॉर्मूला आ गया है वो तो उनको मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। और जिनके दिमाग में फॉर्मूला नहीं आया कि सर EMF का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा d∅/dt था कि -d∅/dt था, वो सतर्क हो जाए। नीट का पेपर सामने है, तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है तो भाई दोबारा से बैठ के करो। जंग में अगर जीतना है तो 1 साल तैयारी करनी पड़े, 2 साल तैयारी करनी पड़े, या फिर अभी ही चीजों को समझना पड़े, तो समझ के जाओ और तैयार होकर के वहां जाओ। क्योंकि जब तैयार होकर के जाओगे तब पॉसिबिलिटी बनती है हारने की या जीतने की। जब तैयारी करके नहीं जाओगे तब तो हारोगे ही। तब तो तुम पेपर ना भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेपर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ई का फॉर्मूला जो है वो होता है -d∅/dt। और d∅/dt में फाई जो फ्लक्स रहता है। यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू दे रखी है और ई की वैल्यू दे रखी है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू करंट है। तो अगर ई के लिए लिखना है फॉर्मूला तो ई के लिए हो जाएगा di/dt। अब जब ये फॉर्मूला है कि सर डेरिवेटिव करना और नेगेटिव देखना है तो क्वेश्चन इजी है। अब जो आई टी ग्राफ है वो आपके सामने दे रखा है और ई टी ग्राफ जो वो नीचे दे रखे हैं। तो आई टी में पहले पोर्शन का 0 से t/4 तक अगर मैं देखूं तो कांस्टेंट ग्राफ है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सबसे पहले चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि 0 से t/4 तक ईएमएफ 0 किस किस में है। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। तो 0 से t/4 तक इन दो ऑप्शन में ईएमएफ भी 0 है। तो इसका मतलब इन दोनों पे शक हो गया, बाकी दोनों साइड हो गए हैं। उसके बाद क्या है कि t/4 से t/2 तक नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप होने का मतलब यह है कि खुद नेगेटिव हो गया, साथ में नेगेटिव साइन है, तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। और ईएमएफ पॉजिटिव होने के साथ साथ कांस्टेंट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियरली डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट आएगा। और स्लोप क्योंकि नेगेटिव है और साथ में सिंबल भी नेगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आएगा कांस्टेंट आएगा। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है कांस्टेंट है, पॉजिटिव है कांस्टेंट है, फिर से दोनों ऑप्शन है। तो अगले पोर्शन पे जाएंगे। अब t/2 से 3t/4 तक फिर से नेगेटिव स्लोप है, फिर से नेगेटिव स्लोप के साथ नेगेटिव साइन है, तो ओवरऑल वैल्यू फिर से पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो ओवरऑल वैल्यू फिर से पॉजिटिव और कांस्टेंट। अब एक ही ऑप्शन बन जाता है, दूसरा वाला धोखा दे जाता है, नेगेटिव पे चला जाता है, सेकंड ऑप्शन आपके पास सही हो जाता है। तो E इज इक्वल टू -di/dt। di/dt आपको स्लोप बता रहा था, तो यहाँ पे तो कोई स्लोप था नहीं, इनमें नेगेटिव स्लोप था, नेगेटिव का साइन साथ में था, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, तो ईएमआई से बेहतरीन क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेंस लो, सब इसी में यूज हो जा रहा है, बोल नहीं रहा है, यूज हो जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंखें खोल खोल के देख रहे होंगे कि सर ये अच्छा है, ऐसी बातें होती हैं, ऐसी ही होती है भाई। फॉर अ ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज 3 एंड इट्स एफिशिएंसी इज 0.75। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को बस रेशियो याद रहती है कि सर NS/NP इज इक्वल टू VS/VP इज इक्वल टू IP/IS। क्वेश्चन आएगा हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है माइनस 0.75 है। The current flowing in the primary coil is 2 ampere and the voltage applied is 100 volt. Then the voltage and the current flowing in secondary coil. Oh, given data लिखें पहले, given data आजा। तो गिवन डाटा में क्या क्या है कि सर टर्न्स की रेशियो 3 है, और टर्न्स की रेशियो 3 है तो क्या हम सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी लिखें या प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी लिखें? तो बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी ही लिखा जाता है, ये आपको बता देता हूं। तो आप लोगों को भी कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखें इसे कि आपको NS/NP3 है वो गिवन है। इसके अलावा एफिशिएंसी जिसको ईटा से लिख देता हूं 0.75 ये गिवन है। करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल
आईपी आपको गिवन है, आईपी है 2 एम्पेयर, वोल्टेज अप्लाइड इट इज 100 वोल्ट, तो वो भी आपके पास प्राइमरी है, तो वीपी भी आपके पास गिवन है 100 वोल्ट। अब आपको निकालना क्या क्या है, निकालना है वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल, तो वीएस निकालना है कितना होगा और आईएस निकालना है कितना होगा। गिवन डाटा आपके सामने है, फाइंड क्या करना है वो आपके सामने है, कैलकुलेशन करने काम खत्म करते हैं। तो कैलकुलेशन में हमें कौन कौन से फॉर्मूला पता है सर जो आप कैलकुलेट कर दोगे हमें? फॉर्मूला सारे पता है दोस्त। ईटा जो है, एफिशिएंसी जो है वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है, ठीक है। आउटपुट में सेकेंडरी रखते हैं, इनपुट में प्राइमरी रखते हैं, वो तो नॉर्मल बातें रहती हैं। तो पी आउट, पी इनपुट और पावर का फॉर्मूला करंट के अंदर होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो मैं इधर लिख दूंगा कि V सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी, यही लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा। ईटा इज इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस अपॉन बीपी इंटू आई पी, यही चीज आपके सामने है। अब आप बोलोगे सर एन एस अपॉन एनपी तो 3 गिवन है, इसका क्या यूज करूं? आपको पता है कि जब एन एस, एन की मिरर इमेज बना ली यार हमने, जब एन एस अपॉन एनपी वी एस अपॉन वीपी के इक्वल होता है, और अगर ये 3 गिवन है तो वीपी आपको गिवन है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट इधर पुट कीजिए, तो वी एस अपॉन 100 इज इक्वल टू 3, तो वी एस तो निकल कर आ गया भाई 300 वोल्ट, इसको नहीं थी कोई चक्कर, ये तो 300 वोल्ट सामने आ गया निकल करके। 300 वोल्ट अब 2 ऑप्शन में, सेकंड में है, थर्ड में है, बाकी पहला और चौथा तो तुम्हारे पास कैंसिल हो गया, तो चलो कम से कम 2 एलिमिनेट हुए। अब हमें चाहिए आई एस, ईटा की वैल्यू दे रखी है, तो ईटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको लेते हैं यहाँ पे, ईटा की वैल्यू आ जाएगी सर, ईटा है 0.75, 0.75 का मतलब 3/4, तो मैं 3/4 लिख लेता हूं ताकि थोड़ा आसान रहे जीवन। वीएस इंटू आई एस, वीएस 300 आ गया है, आई एस पता करना है, इसके अलावा बीपी इंटू आईपी, वीपी आपके पास गिवन है 100 वोल्ट और आईपी आपके पास गिवन है 2 एम्पियर, तो ये वैल्यूज रखती है, आई एस निकालना है। अब सामने दिख रहा है कि ये 2 0 से 2 0 चली गई सर, 3 से 3 चला गया हमारे पास, 2 से 2 चला गया, तो आई एस की वैल्यू जो है 1/2, 1/2 को आप सीधा लिखिए कि सर आई एस आ गया है 0.5 एम्पियर, और 0.5 एम्पियर 300 के साथ जहां भी दिख रहा है उसको टिक करें और आगे बढ़े। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चों को बस यही पता होता है कि सर एन एस अपॉन एनपी वी एस अपॉन बीपी के इक्वल होता है, और उसके अलावा वी एस अपॉन बीपी आई पी अपॉन आई एस के इक्वल होता है, और इसी रेशो के दम पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लेते हैं, और अगर क्वेश्चन उस रेशो के दम पे नहीं आया तो फंस जाएंगे। तो उसके अलावा कैसा क्वेश्चन बन सकता है सर? एफिशिएंसी दी जा सकती है, एफिशिएंसी दे देगा तो उससे क्या हेल्प मिलेगी आपके सामने है। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ें, फिर से ट्राई करें, अगर नहीं समझ में आया है सॉल्व करें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट 1 इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एसी वाला, एसी के अंदर पहुंच के अभी द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1। पावर फैक्टर ये कह रहा है कि 1 होती है। पावर फैक्टर अगर मैं देखूं तो पावर फैक्टर आता है cos फाई, और cos फाई होता है z अपॉन आर, आर अपॉन जेड के इक्वल। अब क्या बात कर रही है? सीरीज एलसीआर सर्किट है, द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, हाँ, क्योंकि z की वैल्यू जो है वो बनती है आर स्क्र प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्र, और जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है, रेजोनेंस की कंडीशन, तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है सर? रेजोनेंस की कंडीशन में आपके पास एक्सएल जो है वो एक्स सी के बराबर हो जाता है, और एक्सएल जब एक्स सी के बराबर हो जाता है तो जेड जो है वो आर के बराबर ही रह जाता है, और z जब r के बराबर रह जाएगा तो cos फाई की वैल्यू चेक करो, तो cos फाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी z अपॉन जेड यानी कि 1, और cos फाई को ही कहा जाता है पावर फैक्टर, और इसने यही बोला था इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर ली हमने, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट में ये क्या कह रहे हैं कि सर एट रेजोनेंस इन अ सीरीज एलसीआर एसी सर्किट the voltage phasor and current phasor are perpendicular to each other, गलत है,
गलत है। क्यों गलत है सर? जब Z जो है वो R के इक्वल आया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो नेट रेजिस्टेंस है LCR सर्किट के अंदर, वो R के ही इक्वल है। और जब वो R के ही इक्वल है तो R के अंदर ना तो वोल्टेज करंट से आगे चलता है, ना तो करंट वोल्टेज से आगे चलता है। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं तो मैं वर्ड यूज करता हूं, या तो अलोंग चल रहे हैं या तो पैरेलल टू ईच अदर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ये कभी नहीं बोला जाएगा। और वोल्टेज और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल या तो वो कैपेसिटिव है या तो ओवरऑल इंडक्टिव है। लेकिन रेजोनेंस कंडीशन क्या कहती है कि ओवरऑल वो रेजिस्टिव है, और रेजिस्टिव के अंदर आई और वी दोनों के अंदर कोई भी फेज डिफरेंस होता नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर सही है। आराम से देखें इसे, सॉल्व करें और आगे बढ़े। चलें आगे, शाबाश। Identify the correct phasor diagram corresponding to given LR AC circuit. Symbols have usual meaning। ठीक है भाई, सिंबल की कोई दिक्कत नहीं है। L और R सर्किट है, सबको याद रहता है। कैपेसिटर में सर करंट आगे चलता है पाई बाय 2 से, और इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलती है पाई बाय 2 से। तो यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर के अंदर तो वोल्टेज और करंट अलोंग ही रहेगा। इधर देखो VR और I साथ में है, तो ये रेजिस्टर के लिए दे रखा है। VR नीचे है, इधर VR अलग है, I अलग है, तो इस तरीके की चीजें दे रखी। पहली बात तो ये तो नहीं होगा, VR यहाँ पे दे रखा है, VL यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि VR के अलोंग ही I होता, और VL और I एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, वो रेजिस्टर के लिए होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 180 दे रखा है। I के अलोंग कोई भी नहीं है, रेजिस्टर को रहना चाहिए था और इंडक्टर को उससे आगे रहना चाहिए था। अब आप बोलोगे सर इधर इधर तो बताना पड़ेगा आपको। इधर जो है VR और I सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये रेजिस्टर ये और ये इंडक्टर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। और यहां भी VR और I सेम डायरेक्शन है, यानी कि ये रेजिस्टर है। और VL जो है वो आपके पास फिर से 90 डिग्री। तो अब आप C बताओगे या D बताओगे, तीसरा या चौथा कौन सा ऑप्शन है? अब आपने ये तो बोल दिया कि वोल्टेज जो है वो इंडक्टर में आगे चलती है। अब आगे ये आगे हुआ या ये आगे हुआ? आगे भाई। जब हम बोलते हैं फेजर डायग्राम के अंदर, तो वो 4 लाइनें मार्केट के क्वाड्रेंट्स बताता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वोल्टेज का इंक्रीज माना जाता है या फिर आगे मानी जाती है वो। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे होगी, ये होगी वाई एक्सिस पे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री इसी तरीके से इंक्रीज होगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास आंसर होगा। आप बोलोगे सर फोर्थ में भी तो आप बता सकते हैं कि इधर से इधर गया, बता सकता हूं मैं, लेकिन इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पीछे है, आगे थोड़ी है। वोल्टेज पीछे होगी, करंट आगे चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। वोल्टेज आगे चलती, करंट पीछे चलता है। इंडक्टर का यही सिनेरियो रहता है। आगे बढ़ते हैं, फालतू की कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है, सिंप्लीफाई करके चलना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ आइडियल चौक कॉइल कनेक्टेड टू एसी सोर्स। आइडियल चौक कॉइल की पावर जो है वो आपके पास 0 रहती है। अगर आपको ये ध्यान ना रहे तो वैसे तो ध्यान ही रखना है। बाकी थर्ड ऑप्शन में आपके पास बोला गया है कि ऑप्शन कौन कौन से 0 1 है, सेम एज द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। भाई चाहे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, चाहे प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, जो पावर कंज्यूम्ड रहती है एसी के अंदर इन डिवाइसेस के द्वारा, वो 0 रहती है। इस बात को अपने दिमाग के किसी कोने में छुपा करके रखें, जरूर आने पर निकाल दें। होता क्या है भाई, जब आप एसी और डीसी दो चीजों को अलग अलग पढ़ते हैं, तो एसी के अंदर आप नए फैमिली मेंबर्स को पढ़ते हैं। एसी चैप्टर जब आपने पढ़ा तो आपने बोला ठीक है, मैं रेजिस्टर को इसके अंदर स्टडी करता हूँ, मैं कैपेसिटर को इसके अंदर स्टडी करता हूँ, और मैं इंडक्टर को इसके अंदर स्टडी करता हूँ।
तो जब हम कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर तीनों की रिपोर्ट लेते हैं कि तुम एसी और डीसी में किस तरीके से अलग अलग हो, तो जो रेजिस्टर की रिपोर्ट आती है वो पता है क्या आती है, वो एसी और डीसी में सेम बिहेव करता है, उसको साइड हटाते हैं। फिर हम कैपेसिटर को पूछते हैं कि कैपेसिटर तू बता, तो वो बोलता है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कि मैं तो भाई डीसी करंट में अगर लग जाऊं तो मैं तो उसे ब्लॉक ही कर देता हूँ। फिर उससे रीजन पूछा जाता है, तो वो बोलता है कि मेरे पास जो मेरी अपनी कैपेसिटेंस होती है, एक्सी होती है, वो 1/ओमेगा सी होती है। अब क्योंकि डीसी करंट के अंदर कोई भी आपके पास वेरिएशन करंट के अंदर नहीं आती है, कोई भी आपके पास ओमेगा की वैल्यू नहीं आती है, तो डीसी के अंदर ओमेगा जीरो होता है। तो डीसी के अंदर ओमेगा जब जीरो हो जाएगा तो एक्सी इंफिनिटी को अप्रोच कर देगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर जब भी डीसी सर्किट के अंदर लगाएगा वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा और उसको ब्लॉक कर देगा। फिर हमने बोला ठीक है कैपेसिटर, तो तू इसका मतलब ये है कि पावर इनफाइनाइट चाहिए अगर तुझे डीसी में लगाना है, तो बोलता हाँ। अच्छा दूसरी बात, फिर कैपेसिटर ये बता दे कि एसी में क्या सीन है तेरा, तो बोलेगा एसी में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बोलेंगे एसी में कितनी पावर कंज्यूम करता है तू, तो वो कहता है जीरो, पावर कंजप्शन इज जीरो। तो एसी के अंदर उसको बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है, तो एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को यूज करते हैं, साइड करते हैं। अच्छा दूसरी बात, जब यही सवाल इंडक्टर से पूछा जाता है तो इंडक्टर बोलता है कि अगर तुम मुझे डीसी के अंदर यूज करोगे, तो डीसी के अंदर यूज करने के लिए क्या होगा कि मेरी जो इंडक्टेंस है एक्सएल इजिकल टू ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू जीरो, डीसी के अंदर ओमेगा की वैल्यू जीरो, तो एक्सएल यानी कि एक इंडक्टर को जीरो रेजिस्टेंस महसूस होगी जब डीसी के अंदर यूज करूंगा। तो इंडक्टर यूज करो या ना करो या उसकी जगह वायर यूज कर लो सिंपल, डीसी करंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसके लिए वो है या नहीं है बराबर है, नेग्लिजिबल है उसके लिए वो। तो डीसी में वो किसी काम का नहीं है क्योंकि कोई उसकी इज्जत नहीं है। लेकिन एसी के अंदर जब देखते हैं ना, एसी के अंदर ओमेगा होता है और करंट वेरी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो फिर उसे इज्जत मिल जाती है, थोड़ी बहुत रिएक्शन को पैदा करता है, तो वो काम करता है एसी के अंदर। लेकिन पावर पावर कंजप्शन दोनों की जो है वो जीरो रहती है, कैपेसिटर की भी और इंडक्टर की भी एसी के अंदर। तो एसी के अंदर हम इन फैमिली मेंबर्स को स्टडी कर लेते हैं क्योंकि उनकी वजह से जो है वो प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो निकल कर आती है आपके पास, cos फाई की वैल्यू 1 निकल कर आती है, पाई की वैल्यू जीरो निकल कर आती है, इस तरीके की बातें हम कहते हैं आपके पास। तो वो सारी की सारी वैल्यू जो है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल के बारे में बात की जाए या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो या प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, आंसर आपके पास जीरो रहने वाला है। तो फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 एंड 3 जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब जीरो मतलब ज्यादा फ्लो फ्लो में भावना बह करके पहला मतलब लगा देना भाई, दूसरा तीसरा ऑप्शन पढ़ लेना। नीट के क्वेश्चन आप सर चौक कॉइल के बारे में तो बताया जीरो, बाद में कर रहा है क्वेश्चन पेपर, देख रहे तीसरे ऑप्शन में ये भी लिखा है, चौथे ऑप्शन 1 एंड 3 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपको कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड सही है। थर्ड फोटोन्स, फोर्थ है बोथ सेकंड एंड थर्ड मे बी करेक्ट, तो हम फोर्थ ऑप्शन में लगाएंगे क्योंकि यही दो होते हैं। फोटॉन्स की बात हम करते हैं खुल के, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये ईएम वेव में हमने सीखा होता है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही था थोड़ा बहुत, ये ऑप्शन देख करके आपको चीजों के बारे में बताना था। नेक्स्ट आपको कह रहा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 30 डिग्री यहाँ पे गिवन है, एंगल आई को लिखते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। उसके बाद बोला गया वन सरफेस एंड स्मॉल एंगल प्रिज्म है। स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब ये हो गया कि आप कंडीशंस लगा सकते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए, थिन लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए की वैल्यू R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ए क्या होता है सर, ए एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस एंड R2 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस, जिसको आप एंगल ऑफ एमर्जेंस भी कहते हैं। एंड एमर्जेस नॉर्मली का मतलब ये है कि नॉर्मल लाइन के ऊपर ही रिफ्लेक्टेड रे निकल गई है। और रिफ्लेक्शन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के ऊपर से ही जा रही है तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन है, जो R2 है वो 0 डिग्री है। इस लाइन का मतलब समझना आपको बहुत जरूरी है। एंड अपोजिट सरफेस से,
इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 1.5 देन साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ ए कितना होगा। साइन ए की वैल्यू आपको पूछी हुई है, तो देखने में बहुत डेंजरस लग सकता है, लेकिन नहीं भाई, आपको जो कंडीशंस दी हैं, जो फॉर्मूला पता है, उन्हीं के हिसाब से चले। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है सर, अगर R2 0 है तो आप बोल दोगे सर कि R1 जो है वो A के इक्वल है, यही पता चल रहा है क्या। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, यानी कि इंसिडेंट रे जहां से आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई। तो कहां से आ रही है, एयर से आ रही है सर। साइन आई कितना दे रखा है, तो मेरे पास आई की वैल्यू साइन 30 डिग्री गिवन है। म्यू आर में आपके पास प्रिज्म के अंदर अगर वो जा रहा है, वहीं पे रिफ्रैक्शन हो रही है पहली, तो प्रिज्म के अंदर जब जा रहा है तो वहां पे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 1.5। नेक्स्ट आपको साइन आर बताना है, और आपको ये पता लग रहा है कि R1 जो है वो पहली रिफ्रैक्शन होगी, वो ए के इक्वल आई है, और साइन ए ही पता करना है, तो साइन आर की जगह मैं सिंपली लिख दूंगा कि ठीक है भाई, अब यहां से निकल कर आ जाएगा साइन ए, ठीक है, ये गुना भी नहीं हुआ, साइन ए, ठीक है। तो ये अननोन वैल्यू मुझे निकालनी, बाकी मुझे पता है यहाँ पे। तो साइन 30 की वैल्यू आप लोग देखेंगे तो 1/2 है, आपको पता निकल लग जाएगा कि 0.5 लिख सकते हो सर आप, इधर 1.5 लिख सकते हो, इधर साइन ए लिख सकते हो, और इन दोनों को कैंसिल करूंगा, या फिर 0.5 अपॉन 1.5 लिखूंगा, सामने साइन ए लिख दूंगा, ये दोनों कैंसिल होकर के 1/3 बना लेंगे। 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 0.33, ऑप्शन के अंदर पहला है, टिक कर देना है। क्लियर है। तो प्रिज्म से भी अच्छे सवाल आते हैं, जरूरी नहीं है कि बस वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सर साइन आई प्लस आर, आपके पास वहां पे आई की वैल्यू जो है ए प्लस डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन की फॉर्म में आप लिख दो और कभी भी आंसर निकाल के दे दो, तो वैसा काम नहीं होता है। कभी कभी स्नेल्स लॉ को अलग से यूज करना पड़ता है, थिन लेंस की जो कंडीशंस है उसको अच्छे से यूज करना पड़ता है, और एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन निकल करके आपके सामने आता है, और जो कि मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल पे रहता है अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप यहां तक की चीजों को क्लियरली कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो प्रिज्म टॉपिक है वो क्लियर है। तो क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अटेम्प्ट करेंगे और सही आंसर उसका टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, which of the following arrangements of optical thin lenses will produce two images of an object placed in front of position O। इन तीनों कॉम्बिनेशन में से कौन कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास दो इमेज फॉर्म करेंगे। दो इमेज फॉर्म करने के लिए दो फोकल लेंथ रिक्वायर्ड होती है। टू फोकल लेंथ आर रिक्वायर्ड। तो हमें बस इतना देखना है कि इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन में दो फोकल लेंथ बन रही है। अब आप बोलोगे यार दो फोकल लेंथ, सब में तो लेंस दो दो ही लग रहे हैं, ये भी दो हैं दिख रहे हैं, ये भी दो लग रहे हैं, एक का म्यू अलग है एक का अलग है, ये भी दो लग रहे हैं, एक पोर्शन का अलग है दो का अलग है, तो कैसे मतलब कैसे पता लगाया जाए। भाई पहली बात तो ये समझे, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें नो डाउट दो लेंस है, लेकिन जब μ1 और μ2 है तो हमारे पास रे ऑप्टिक्स के अंदर फॉर्मूले हैं कि आप वहां पे जब भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को स्टडी करोगे तो ये एज ए होल लेंस काम करेगा, और होल लेंस के लिए जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा वो आपके पास लिखा जाता है 1/f के लिए, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लिखा जाता है, जहां पे 1/r1 माइनस 1/r2 जो है उसको यूज करके एक कॉमन फोकल लेंथ निकाली जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए तो दो फोकल लेंथ नहीं आने वाली है, इसके लिए एक ही फोकल लेंथ आने वाली है। तो पहला ऑप्शन तो क्योंकि दो फोकल लेंथ बना ही नहीं पाएगा तो दो इमेज भी नहीं बना पाएगा। अब इन दोनों केसेस में, ये दोनों केस बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं कि आप एक लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट कर दो या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दो, तो वहां पे लोग देखते थे कि यार रेडियस ऑफ कर्वेचर को कोई फर्क पड़ रहा है क्या।
अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को कोई फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ को भी कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। तो फोकल लेंथ को कोई ना कोई फर्क पड़ गया तो एक पोर्शन की फोकल लेंथ अलग होगी, दूसरे पोर्शन की जो फोकल लेंथ वो अलग होगी, और आपके पास आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब हम बी और सी में से देखते हैं तो बी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइड करने लग जाता है, तो जब वो उससे छेड़छाड़ करने लग जाता है तो दोस्तों फोकल लेंथ चेंज होने लग जाती है। तो बी और सी में से बी का जो फोकल लेंथ है वो एक से ज्यादा यानी कि 2 बनेंगी, जबकि सी जो है वो फिर से एक कंबाइंड फोकल लेंथ बनाएगा। और हमें पता है कि जिसकी फोकल लेंथ जो है वो मल्टीपल बनेगी वो इमेज भी मल्टीपल बनाएगा, और ओनली बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन नहीं होना है, ठीक है? ऐसे अचानक से कि सर अच्छा ये बात थी, एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना है। नहीं पता है सीखो, जानो, क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको इसी तरीके से अप्रोच करना होगा। हैरान होने का ऑप्शन नहीं होगा वहां कि अरे अच्छा ये होगा। अरे तुम पेपर देने बैठे भाई, ये तो हो जाएगा जो होना होगा, जो होगा वो नहीं देखा जाएगा तुमसे फिर क्या हो रहा है। ठीक है? Question number 78. The minimum distance between a real object and its real image for concave mirror of focal length f is. तो अगर आप कोई भी केस उठा करके देख लो concave mirror का, कि आप जहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे फिर आपके पास इमेज आती थी, जब आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते थे तो फोकस पे इमेज बनती थी। जब आप इन्फिनिटी और 2f के बीच में आते थे तो वो थोड़ी सी इमेज खिसक के आगे आती थी, f और 2f के बीच में आती थी। जब आप 2f पे आ जाते थे तो इमेज भी 2f पे आ जाती थी, फिर आप 2f के आगे जाते थे तो इमेज पीछे जाती थी, आप 2f के और आगे जाते थे इमेज और पीछे जाती थी, आप f के भी आगे चले जाते थे इमेज बिहाइंड द मिरर बन जाती थी। तो अगर हम कोई भी एक सिंपल केस उठा के देख ले, और सबसे बढ़िया 2f वाला केस, तो 2f पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज मुड़ करके भी 2f पे बनती है, तो टोटल डिस्टेंस आप देखोगे तो वहां पे 4f हो जाता है। तो हमारे पास वही चीजें बोली गई है, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बोला हुआ है आपके पास कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में क्या होता है, सिर्फ एक लौटा वही आंसर निकल कर आता है, क्योंकि बाकी सारे के सारे केसेस में जो आपके पास सिनेरियो है वो 4f से ऊपर ही निकल कर जाता है। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसे। तो 4f इज योर करेक्ट आंसर। तो ये भी आप एक तरीके से देख लें कि डाटा बेस्ड की क्वेश्चन है, ठीक है? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। तो इसको साथ में कवर किया हुआ कि होप तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन बाई चांस एग्जामिनर के दिमाग में आता है तो आपके लिए वो मुश्किल ना हो। ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको बोला गया इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेशियो n, and in the interference pattern the ratio I max minus I minimum upon I max plus I minimum। कैलकुलेशन ही है ये और कैलकुलेशन शुरू कर लेते हैं फिर। I max का फॉर्मूला होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। I मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब हमें यह भी बोला गया है कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू n है। तो मैं ये मान लेता हूं कि एक इंटेंसिटी दूसरे के n टाइम्स है, तो अगर मैं एक को I लिखूंगा तो दूसरी को मैं ni लिख लूंगा। इतना सिंपल सिंपल लिख करके चल लेते हैं। तो किसी को भी लिख लीजिए आप ni और किसी को भी लिख लीजिए I। तो I max और I मिनिमम अगर मैं दोबारा से लिखूं तो I max हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में ni प्लस अंडर रूट में I का होल स्क्वायर। I मिनिमम आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में ni माइनस अंडर रूट I का होल स्क्वायर। यही काम है, गिवन इंफॉर्मेशन से हमें यही पता चला। अब इसने क्या कहा कि आप एक बार इसे माइनस करो और आप इस पे एक बार प्लस करो और फिर डिवाइड कर दो। तो अगर मैं यहां पे आप देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको जब ऐड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल कर आती है। आप चाहें तो करके देख लेंगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाता है, बाकी चीजें तो सेम ही रहती है। तो अगर आप देखें तो a क्या है सर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में a है n b है अंडर रूट I। तो आप इसे जब लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और अंडर रूट ni स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ni ही,
और बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आई, तो आप इसे लिख सकते हो 2i n+1। तो ये 2i n+1 क्या निकल कर आया सर? ये निकल कर आया आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। अब इस पे फूल पत्तियां बादल जो बनाने बनाओ और इसे संभाल के रखो, क्योंकि अभी हमें आई मैक्स माइनस आई मिनिमम में निकालना है। तो आई मैक्स और आई मिनिमम जब आप निकालोगे तो इस पर इधर लिख लेते हैं, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम शुड बी अंडर रूट, आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू आपको पता ही है। तो यहां पे मैं इसे अप्रोच करता हूं, चला जा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होने वाला। पहले हमने ऐड किया था, अब हम माइनस करने वाले हैं दोनों को। तो जब होल स्क्वायर को माइनस किया जाता है तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर निकल कर आता है, अब क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस तरीके की, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाता है, तो आपके पास जो फाइनली आंसर आता है वो 4ab आता है। अब 4ab को जब आप लिखोगे तो 4ab में ए तो है अंडर रूट एन आई और बी है अंडर रूट आई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई जो है बाहर आ जाएगा और ये ऐसा दिखेगा। तो आई मैक्स माइनस आई मिन की वैल्यू आएगी 4i अंडर रूट है। तो दो बादल आपके सामने भाई, दोनों बादलों को डिवाइड करवाना है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। दोनों को जब आप डिवाइड करवा दोगे तो 4i ऊपर लिखना है, करवा देते हैं डिवाइड, इतना भी कर लेते हैं आपके लिए, जब इतना सब कुछ कर दिया ये करने में क्या हर्ज है। ये आपके पास आ जाएगा 4i अंडर रूट में n, नीचे आ जाएगा 2i ब्रैकेट में n+1, तो i से आई जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो आपको ये देखने में मिलेगा 2 अंडर रूट में n अपॉन में n+1। क्लियर है? ऑप्शन देखें, सेकेंड ऑप्शन बढ़िया हमारे पास दिख रहा है, तो टिक करें और आगे बढ़े। तो कैलकुलेशन साफ साफ करोगे तो मजा आएगा, दिखेगा आपको कि कोई भी गलती अगर नहीं हो रही है तो आंसर जो निकल कर आने वाला है वो ठीक ही निकल कर आने वाला है, और वो मैच कर गया। कुछ भी गड़बड़ होती, थोड़ा बहुत स्केयर इधर उधर हो जाता, 2 इधर उधर हो जाता, तो ऑप्शन मैच नहीं करता और परेशानी बढ़ जाती है लोगों की। तो कैलकुलेशन साफ रखें, मैक्सिमम वाले पार्ट को, ऐड करने वाले पार्ट को, सब्ट्रैक्ट करने वाले पार्ट को अलग अलग लिखें और फिर समझे। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार आपको पूरी स्क्रीन दिखे और आप इसका सोल्यूशन कैसे किया गया है उसको साफ साफ देख सकें। एक बार खुद से अटेम्प्ट करें ताकि आप देखें कि सर हाँ हम भी वही आंसर निकाल पा रहे हैं जो आपका आ रहा है। ठीक है? तो जब आपको कोई अच्छा क्वेश्चन सीखने को मिले तो आप उसे पीछे, वीडियो पीछे करके दोबारा से उस क्वेश्चन पे जाएं, उसे खुद से सॉल्व करें, और फिर जब आपका आंसर मैच हो जाता है तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है सर ने सिखाया, हमने दोबारा से खुद अटेम्प्ट किया और हमारा भी आंसर आया। बात खत्म, मुद्दा खत्म, कंसेप्ट आ गया और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो आपको भी तसल्ली रहेगी कि ठीक है सर, मतलब 20 क्वेश्चन अगर हमने किए हैं तो 20 के 20 अगर आपने सॉल्व किए हैं तो हमने, अगर सॉल्व नहीं किए हैं सीखे हैं तो जब हमने दोबारा सॉल्व किया तो हमसे हुए हैं। तो आपका भी होमवर्क कंप्लीट हो गया और यही हमारा टारगेट भी था कि मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन करें और आपके हो रहे हैं। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के, क्वेश्चन नंबर 80 के। इफ बाइडियस्टी apparatus is immersed in liquid of refractive index 1.6 then fringe width will be, fringe width का फॉर्मूला होता है बीटा इजिकल टू, बी ही लिख दिया मैंने, बीटा इजिकल टू लैम्डा डी अपॉन, डी छोटा रहता है इधर, छोटा हो जाए, सॉरी बड़ा रहता है इधर, लैम्डा डी अपॉन डी, यही होता है लैम्डा डी अपॉन डी। अब आपको बोला गया कि जब उसे लिक्विड के अंदर डाल देगा, भाई लिक्विड के अंदर डाल, डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा, स्मॉल डी भी चेंज हो नहीं रहा, वेवलेंथ जो है वो मीडियम चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है, ये हमें इसकी हरकत पता है। फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती मीडियम पे, मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी तो नहीं रहती, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो हमें पता है जो नई वेवलेंथ बनेगी वो लैम्डा बाय म्यू बन जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो 1 बाय म्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि नया बीटा जब देखा जाएगा तो नया बीटा भी बीटा बाय म्यू हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कोई चीज चेंज नहीं हो रही है। तो जब 1 बाय म्यू हो जाएगा तो 1 बाय म्यू में
जो म्यू की वैल्यू है आपके पास वो है 1.6। तो जब आप 1/1.6 देखेंगे तो वो निकल कर आ जाएगा 0.625 टाइम्स ऑफ बीटा। और ऑप्शन में देख लेना आपको कौन सा सही है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बीटा या फिर बाइडिएक्सी ऑपरेटर्स के अंदर जब भी आपको पूछा जाए कि फ्रिंज बिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है मीडियम चेंज करने पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो डिवाइड हो जाता है उतने टाइम्स जो है वो फ्रिंज बिट कम होने लग जाती है। और उसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लास्ट जो आपके पास 20 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जिसके अंदर फिर से हम वही चीजें देखेंगे कि बाकी बची यूनिट से क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके नीट के अंदर पूछा जा सकता है। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और आई होप आप लोग मेरे साथ ही सारे क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। और अगर मैंने यहाँ पे 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं तो आप लोगों ने भी मेरे साथ ये 80 क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि तभी इनका फायदा आपको देखने को मिलेगा। अरे यार कुछ नहीं तो कोई एक क्वेश्चन तो आपकी हेल्प कर देगा, और वो एक क्वेश्चन भी आपके पास इस टाइम पर बहुत क्रूशियल है आपके नीट एग्जाम के लिए। तो मैं चाहता हूं अगर 1% भी मैं आपका कोई फायदा कर पाऊं तो वो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन आपके लिए वो कितनी बड़ी बात होगी ये वो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर पता चलेगा। तो आई होप आप लोगों को चीजें सेंस में बना रही है और आप लोग इस पर मेहनत कर रहे हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप लोग मेहनत करते रहे। आपके घर वालों ने, पेरेंट्स ने, दोस्तों ने, आपने खुद अपने ऊपर बहुत भरोसा रखा है। तो उस भरोसे को कायम रखें, खुद के साथ ईमानदार रहें और मेहनत करते रहें। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि मेहनत करने से मिल जाता है, बहुत सारी मेहनत करने से पक्का मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी मेहनत करो और मिलेगा आपको। तो खत्म करते हैं आज के लेक्चर को और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आखिरी पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।